हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका मस्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सो बच्चों देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, देखो वैसे नाम से पता चल ही रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी हमारे जो एटम जो है वर्ड, उसके बारे में सारी चीजें जानने वाले हैं। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में देखते हो। तो अगर बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो केमिस्ट्री में अगर देखा है तो आप क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना। अगर हम बात करें मैटर के बारे में पढ़ते हो, मैटर भी तो किससे बना है, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है। तो अगर आपको एटम या मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता होगा तो आप मैटर के बारे में नहीं समझ सकते, और मैटर नहीं समझ पाओगे तो केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वही ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक का भी बेसिक है वो है हमारा एटम। तो इसके बारे में आज इस चैप्टर के अंदर पूरा पूरा बातें करेंगे। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, बस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, एक प्योर लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि आप अगर जेईई नीट की तैयारी भी करते हो तो भी वो चीजें भी आप अच्छे से कर पाओ। अगर ध्यान रखना, वहां पर भी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर साल मान लो जेईई या नीट में अगर देखा जाए तो 2 to 3 क्वेश्चन आराम से इस क्वेश्चन पेपर से, इस चैप्टर से आ जाते हैं पेपर के अंदर। ओके, तो थियोरिटिकल भी इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखो, जब 2 साल बाद दोगे, लाइक आज 11th में अभी हो तो 12th और फिर हमारा जेईई और नीट का पेपर दोगे भी, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ना। ओके, स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स को बता के रखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। ओके, चलिए आज कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक टॉपिक, क्योंकि स्टार्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे हमारे एटम के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक तो मेरे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है बेसिकली, ओके, और एक हम जानेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ये 2 चीजें हम जानेंगे। देखो अगर बात करें, हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास एटम। एटम होता क्या? देखो सिंपल चीज है, वैसे आपने ये चीज कहीं ना कहीं 9th और 10th में आपने वर्ड सुना हुआ है, एटम क्या होता है। तो अगर मैं इसके लिए कुछ बातें बताना चाहूं तो जो आपके आपने पढ़ी हुई है, पहले हम उसको थोड़ा रिलेट करेंगे, एंड देन इसमें आगे और सीखेंगे कि आज के टाइम पर हम एटम के बारे में कितनी सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो देखो अगर बात करें एटम की, तो देखो एटम के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे आपका जो मैटर होता है, ठीक है, हमारे पास नॉर्मली जो वर्ड आता है सबसे पहले वो असल में मेरे पास था मैटर, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर मैटर को जैसे आप डिवाइड करते जाते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाते, तो वो जो इनडिविजिबल अनकटेबल जो सिचुएशन होती है किसी मैटर की, उसको एटम कहा जाता है। लाइक ये थोड़ी ऐसी बात है जो मैंने थियोरेटिकली कह दिया, थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि ये कहते हैं, जैसे कि मान लो आपने कागज लिया, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कागज की एग्जाम्पल। आपने कागज लिया, कॉपी का पन्ना फाड़ा, कागज मिल गया, ठीक है। अब उस कागज को आपने और फाड़ा, ठीक है, और छोटे पीस में आपने कट किया, तो क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा। अब मान लो आप ये चीजें प्रोसेस करते जा रहे हो बार बार, ठीक है, यानी एक पेपर को आप बार बार कट करते जा रहे हो जिस भी तरीके से आपके पास पॉसिबल था। मान लो पहले आप हाथ से ट्राई कर रहे थे, अब एक टाइम पे हो गया कि भाई हाथ से और कट नहीं कर पा रहे, आपने सीजर का यूज करना शुरू कर दिया। चलो ठीक है, सीजर से आप कट कर रहे हो। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप सीजर की मदद से भी आप उस छोटे से पेपर को नहीं कट पाओगे। फिर मान लो चलो आपके पास कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी है और आप उसका यूज करने वाले हो, तो एक टाइम फिर भी ऐसा आएगा, एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि मैटर इतना ज्यादा, मतलब वो कागज मेरा इतना छोटा हो जाएगा कि अब उसका और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो एक सिंगल पार्टिकल के तौर पे रह जाएगा। और वो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उस कागज का, उसी को बोला जाएगा क्या, एटम। तो एटम क्या आपका, एटम बेसिकली क्या होता है कि मैटर के लिए बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं कि मैटर अगर एटम के लिए कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो बेसिकली क्या है, वो एटम कहा जाता है। आपने ऐसा पढ़ा है ना। इसके अलावा इसके तो कुछ वर्ड्स और बोलते हैं कि जो एटम होता है वो बेसिकली अनकटेबल होता है ना। एटम के लिए क्या बोला जाता है कि अनकटेबल है, इसको और ज्यादा आप कट नहीं कर सकते, है ना। या ये अनडिविजिबल होता है, इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अनडिविजिबल ये होता है ना। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो एटम के लिए यूज में लिए जाते हैं। एटम का मीनिंग यही होता है, अनकटेबल या अनडिविजिबल, जो अनडिस्ट्रक्टेबल हो, जिसको और ज्यादा और तोड़ा ना जा सके, और ज्यादा इसको छोटे पार्ट में डिवाइड ना कर सके, वही क्या है, वही मेरा एक एटम होता है। ठीक है, तो एक ऐसी थ्योरी कही गई थी एटम के लिए, और ये थ्योरी कही किसने थी, ये बेसिकली बताई थी हमारे जॉन डाल्टन ने। ओके, तो हम धीरे धीरे करके इन्हीं की बात करेंगे। तो एटम के लिए क्या कहा जाता है, एटम के लिए बोला गया कि एटम जो होते हैं आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी हमारे जो मैटर होता है उसके सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बेसिकली क्या है, मेरा एक एटम होता है। जैसे इसे ऐसे मानो जैसे कि आप घर बनाते हो, अब घर बनेगा किससे बनेगा, घर बनता है ईंटों से, है ना। तो घर अब किससे बनता है, ईंटों से, मतलब एक के ऊपर ईंट रखते हो और आपको पूरा घर बन जाता है। सेम इसी तरीके से एटम होते हैं सबसे छोटी चीज, जो एटम आपस में जुड़ते चले जाते हैं और पूरा मुझे एक मैटर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप एटम को पढ़ते हो, ठीक है, ये चीज पहली बात। तो दूसरी बात क्या,
अकॉर्डिंग टू देम द continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible। तो ये कहा जाता है, साइंटिस्ट द्वारा ये कहा गया कि आपके पास जो एटम होता है, अगर उसको बार बार ऐसे डिवाइड करते हुए चलते हो तो क्या निकल जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे। जो मैंने एग्जांपल दिया कागज का, तो वो क्या आपका वही आपके एटम की कंडीशन होती है। तो एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको आप और ज्यादा कट कर ही नहीं सकते, ये चीज कही गई थी। और इन्होंने कहा था, ये कहा था, जैसे मैंने नाम आपको बताया, जॉन डाल्टन था, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, जिसमें मुझे बताया गया कि भाई एटम एक्चुअल में क्या था। तो सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन थे, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था, और इन्होंने सबसे पहले बताया था एटम के बारे में कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में पता है क्या, किसी को नहीं पता था एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वही वाली चीजें जब आप बहुत पुराने जमाने पर अगर पहुंचो तो हमें नहीं पता था कि आज हम मोबाइल या टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा चल रही होगी, है ना। लाइक एक टाइम जहां पर आप लाइक नॉर्मली बैलगाड़ी चल रही है, उस जमाने पर अगर जाओ और बोलो कि मेरे पास कार है, तो उनको यकीन ही नहीं होगा कि भाई कार भी एक चीज होती है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी पुराने जमाने से आज तक इतनी ज्यादा बन चुकी है कि पहले बस लोग सोच रहे हैं, लेकिन हाँ किसी ने सोचना स्टार्ट किया, साइंटिस्ट ने, और सोच से उन्होंने थ्योरी बनाई, और ऐसे करके थ्योरी एटम की भी आई थी। उन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट भी किया कि यार अगर मान लो मैं किसी चीज को कट करूंगा तो पर एक टाइम तो ऐसा जरूरी आएगा ना कि मैं इसे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो डाल्टन के दिमाग में ये चीज क्लिक कर गई और उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने यही बोला, तो उन्होंने क्या बोला, इट स्टेटेड दैट ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। तो इन्होंने बस एक वर्ड बोला कि मैं आपको बस एक लाइन बोलूंगा, उन्होंने ज्यादा नहीं बताया इसके बारे में, बस एक अपनी लाइन रखी, एक चीज बताई कि भाई एटम होता है क्या, होता है कि किसी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो अनडिविजिबल है, अनकटेबल है, जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो मेरा एक एटम होता है। इन्होंने बस एक स्टेटमेंट बोला था, और इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया धीरे धीरे करके बदलने वाली थी। और आपको पता है आज के टाइम पे एटम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर कितनी ज्यादा रिसर्च हुई है आज तक, और उससे हमने लाइक इतनी ज्यादा इन्वेंशंस करी हैं, जो लाइक अब बहुत से भी ज्यादा जो आप जो भी टेक्नोलॉजी देखते हो ना, वो सारी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि हर चीज एटम से मिलकर बनी है। तो चीजें कब बनती हैं, जब आपको उस मैटर की, उस मटेरियल की अच्छी नॉलेज हो, और वो कैसे होगी, एटम की बढ़िया नॉलेज, क्योंकि एटम ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उस मैटर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्या बोला गया, इन्होंने बोला ऑल सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर मेड अप ऑफ एटम्स which are indivisible and indestructible building units। यानी आपके जो ये इनको ना तो आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, ना तो इनको और ज्यादा आप तबाह कर पाओगे, लाइक और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, और ये ना ही और ज्यादा डिविजिबल भी ये नहीं होते हैं। ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा, ना उससे कम ये हो ही नहीं सकता। सबसे छोटी चीज एटम होती है। वैसे बता दूं, एटम जो वर्ड है असल में एक ग्रीक वर्ड है, एटोम, ये उससे आया है। ठीक है, चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। ओके, एक वर्ड है असल में हमारे पास एटोमियो, जो कि कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड से बेसिकली एटम आया था। ठीक है, तो एटोमियो से ही आया है क्या आपका एटम, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ही होता है क्या, इनडिविजिबल या इनडस्ट्रेबल, इसी का मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहीं से आपका एटम आया था। तो ये बहुत पूरी तरीके से रिलेटेबल है कि आप एटम को अनकटेबल कहते हो, या अनकटेबल चीज को एटम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसका मीनिंग ही वही रहता है ना। तो ये चीज है। ओके, अच्छा, अब देखो बात करें हमारे पास यहाँ पे, तो इसकी कुछ पॉस्टुलेट्स होती है कि डाल्टन ने एक्जेक्टली कहा क्या था, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बात समझते हैं। तो पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, पहले ये डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शायद आएगा, अभी नहीं तो बाद में जरूर आएगा, कि पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉस्टुलेट्स का मीनिंग क्या होता है, तो कोई आपको पता होगा जरूर, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा पॉस्टुलेट्स का, कि पॉस्टुलेट्स एक्चुअल में होते क्या है। पॉस्टुलेट का मतलब होता है परिकल्पना, लाइक हिंदी में थोड़ा सा हिंदी समझ लो, परिकल्पना यानी कि जो भी आप सोचते हो उससे भी ऊपर चले जाना। लाइक ऐसा नहीं कि थ्योरी कुछ नहीं है, सिर्फ सोचा गया, एक बंदे की सोच पे पूरी थ्योरी बना दी गई, उसी को आप पॉस्टुलेट्स कहते हो। और ये वर्ड मैं बता देता हूं आपको, 11th एंड 12th में फिजिक्स या केमिस्ट्री बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो ये वर्ड जरूर क्लियर रखना। थ्योरी एक अलग चीज होती है और पॉस्टुलेट एक अलग वर्ड होता है। ठीक है, पॉस्टुलेट का मतलब होता है जो सोच से बना हुआ है, वो पॉस्टुलेट है। थ्योरी का मतलब ये बोला जाता है कि प्रॉपर्ली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, मैथ्स के फॉर्म में आप हर चीज को एक चीज एक्सप्लेन करो, वो बेसिकली एक थ्योरी होती है। ठीक है, पॉस्टुलेट एक अलग वर्ड होता है। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना। ये बात बोलने के लिए इजी है, लेकिन ध्यान रखना इसका यूज, या अगर कोई अच्छे आपसे पूछ ले कोई टीचर, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा देखो अब उन्होंने क्या बोला था, थोड़ा पॉस्टुलेट पढ़ते हैं जो उन्होंने सोचा इस बंदे ने। तो देखना कितना गहरा सोचा है, बहुत अच्छी तरीके से, कि ऑल मैटर is made up of tiny individual particles known as atom। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये तो उन्होंने सोचा ही था। लाइक इसका कोई लिखा हुआ कहीं नहीं था कि भाई एटम ऐसा होगा, एटम का साइज क्या, कुछ नहीं। इन्होंने बस ये बताई, इन्होंने बस लाइन सोची और बता दिया दुनिया को, बस ये चीज किया इन्होंने क्या बोला इसके आगे, इन्होंने देखो और भी चीज सोची। क्या बताया इन्होंने, कि ऑल एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास,
साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूं तो उसके जितने भी एटम्स होंगे जो उस एलिमेंट को बना रहे हैं उन सभी का मास, साइज, या अगर मैं बात करूंगा जो भी अदर प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी एक ही जैसी होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो मैं क्या लेता हूँ, गोल्ड लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, गोल्ड है ना। आप जानते हैं गोल्ड, मैं जानता हूँ किससे मिलकर बना है। गोल्ड का जो एटम होता है, अब देखो गोल्ड क्या है, मेरा एक एलिमेंट है ना, ये हमने मैटर के अंदर पता ही है हमें। गोल्ड क्या है, मेरा एक एलिमेंट होता है ना। और ये किससे बना है, ये अपने एटम से बना है। कौन से, आपके एयू। एयू आपका क्या है, एटम है। यानी इसके अंदर देखा था बहुत सारे ऐसे एटम होंगे एयू के, है ना। आपके गोल्ड के जो पार्टिकल है, जो एटम है, वो यहां पर होगा। ये क्या है, मेरा एटम। तो हम ये कहते हैं कि गोल्ड के जितने भी एटम होंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर बात की जाएगी तो जितने भी एटम्स होंगे वो सभी के सभी एक जैसे होंगे बिल्कुल। यानी उनका साइज, मास, यानी उनका कितना वजन रहने वाला है, इनकी जो अदर प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी एक जैसी रहती है। तो ये चीज उन्होंने कहा था अपने सेकंड पोस्टुलेट में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, हाउएवर atoms of different elements exhibit different properties and vary in mass and size। इन्होंने ये बोला कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो हाँ, मैं जरूर अगर कंपेयर करूं अलग अलग एलिमेंट्स का तो ये चीज मुझे अलग अलग जरूर मिलेगी। यानी कि जैसे मान लो एक तरफ मैंने लिया गोल्ड और एक तरफ मान लो मैं ले रहा हूं आपका क्या, कॉपर। एक तरफ मैं गोल्ड का टुकड़ा लिया, एक तरफ मैं ले रहा हूं कॉपर ले रहा हूं। ठीक है, कॉपर जिसको Cu जो उसका सिंबल होता है। तो मान लो एक तरफ मैंने लिया कॉपर का आपने एलिमेंट बनाया। ठीक है, ये क्या, कॉपर का। अब देखो इसके एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, इसके एटम्स को दिखाने के लिए मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या आपका कॉपर एटम, ट्राइंगल की शेप में। ठीक है, शेप अलग क्यों बताइए, बात वही है। तो आप देखो रिलेट कर सकते हो ज्यादा अच्छे तरीके से। एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एलिमेंट एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे। कॉपर एक दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, इसके जितने भी एटम्स है मैंने सारे एक जैसे दिखाए, मतलब वो एक जैसी प्रॉपर्टी के, साइज, मास सबको सेम रहेगा। लेकिन मैं इन दोनों में अगर कंपेयर करता हूं तो क्या होगा, दोनों ही अलग अलग है ना। इसका देखो ये सर्कुलर शेप दिखाया मैंने यहाँ पे, जो इसका मैंने दिखाया ट्रायंगल शेप दिखाया। मतलब कि दोनों की जो शेप है या जो साइज है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं अलग होनी चाहिए। तो जनरल वे में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेगी, चाहे वो मास हो, साइज हो या कोई दूसरी चीज क्यों ना हो। और अगर दूसरे एलिमेंट की, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की सारी सेम रहेगी। लेकिन मैं दो को अलग अलग एलिमेंट्स अगर लेता हूं, दो अलग अलग एलिमेंट्स, और उनमें कंपेयर किया जाए उनके एटम्स के बीच में, तो इनके एटम्स अलग अलग टाइप के होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज, मास या साइज सब कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से एक ही हमें समझ सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो कही गई थी। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो आप बना सकते हो ना आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। एंड फर्दरमोर एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी इसको और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर नहीं सकते, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं। अब तो ये जो थ्योरी है आपकी एटम की, जिसका बोला गया कि भाई एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो ये वाली चीज कही गई थी। अब ऐसा कुछ आपने एक थ्योरी कुछ ऐसी और भी पढ़ोगे आप, जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपको एक थ्योरी जरूर देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या थ्योरी होती है, जब ये थ्योरी को जैसे कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हो। तो ये ऐसी थ्योरी जो है बहुत बार पढ़ोगे, जिसको मतलब कंजर्वेशन बोला जाता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर एक चीज जैसी है वैसी रहेगी, मतलब उसके ओवरऑल अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, फॉर्म बदल सकता है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन ओवरऑल अमाउंट फिक्स रहती है, उसको बोला जाता है कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये वैसे किसने कहा था, ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन, एक साइंटिस्ट, सभी को पता ये नाम है ना। तो उन्होंने बेसिकली ये बात कही थी। हालांकि मैं आपको एक बात और बताता हूं, इसमें थोड़ा सा और एड ऑन करते हुए, थोड़ा सा प्राचीन काल पे जाए, मॉडर्न अगर एशियन इंडिया की टाइम की बात करें तो वैसे ये थ्योरी बहुत पहले दी जा चुकी थी। आइंस्टीन से पहले भी जो हमारे कृष्ण भगवान है, उन्होंने बेसिकली थ्योरी दी थी अर्जुन को। ओके, जब महाभारत का युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता होगा, जब कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिए थे अर्जुन को, तो उन्होंने उसको बोला भी था कि आत्मा बेसिकली मेन चीज होती है, शरीर कुछ नहीं होता, आत्मा होती है। और आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में चले जाती है, यानी एक शरीर की आत्मा सारी मेरे अंदर आ जाती है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। यानी कि आत्मा क्या है, आत्मा एक टाइप की एनर्जी तो होती है। तो एनर्जी क्या है, आपके शरीर से मेरे शरीर में आ रही है। यानी जो भी इस युद्ध भूमि में निरस्त होंगे या जो परास्त होंगे वो सभी मेरे पास आ जाएंगे, उनकी आत्मा सारी मेरे पास आ जाएंगी। ओके, अब वो अगेन पुनर्जन्म ले लेंगे। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन का, बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। और वही सेम कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ इन्होंने भी बोला था। तो हमारे जो डाल्टन है, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट का यूज बोला। इन्होंने बोला कि एटम जो है वो भी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा।
ठीक है, ये चीज उन्होंने कही थी। और ऐसा ही सिमिलर थ्योरी हमारे आइंस्टीन ने कही और सबसे पहले कृष्ण भगवान ने ये बात कही थी। ओके, तो भाई पूछ ले भाई एनर्जी कंजर्वेशन किसने दिया, सबसे पहले तो भाई कृष्ण भगवान ने सिखाया है। हालांकि ये बात है भाई जिसने गीता के उपदेश अच्छे से पढ़ लिए, जिसने इंडियन एंशिएंट इंडिया जो है अगर उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी वेद या पुराण के अंदर, तो उसको तो सारी नॉलेज वैसे ही हो जानी है आधी से ज्यादा। ओके, तो इंडियन माइथोलॉजी बहुत शानदार रही है इस मामले में। ओके, तो ध्यान रखना थोड़ा सा बातों का। तो आइंस्टीन ने जो बोला था और वही कृष्ण भगवान ने जो बताई, आइंस्टीन ने वो चीज को दोहरा दिया बस कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। आइंस्टीन ने भी बोला, कृष्ण भगवान ने भी ये बोला। और क्या बोला, एक रूप से तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होती है, बस इतना बोला था। कृष्ण भगवान ने भी ये बोला कि जो आपकी सोल है, जो आत्मा है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में बस जाती है, मेरे से होते हुए जाएगी या डायरेक्टली चली जाएगी, वो बात की बात है, लेकिन वो अपने को दूसरे में भेज सकती है, यानी अपना रूप बदल सकती है वो। ठीक है, ये चीज है, पर रहेगी उतनी ही। ठीक है, तो ये चीज थी, सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, अच्छा लास्ट पॉइंट क्या इन्होंने क्या बोला, लास्ट इन्होंने बोला कि एटम्स कैन बी रीअरेंज्ड, कंबाइंड और सेपरेट टू कंबाइन इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो चाहे तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रीअरेंज हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। और बिल्कुल सही बात भी है, जैसे आपको पता होगा एक सिंपल रिएक्शन, जैसे मैं सिंपल रिएक्शन की बात करता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। मान लो मैं बोलता हूँ आपसे H2O का बनाना, आप जानते हो क्या होता है कि H2 प्लस O2 होता है, ये आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं और इस तरीके से मैं इसे बैलेंस भी कर सकता हूँ। अब तो इस रिएक्शन के अंदर होता है क्या, रिएक्शन के अंदर यही होता है कि मेरे पास यहाँ पर एटम से जो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, सिंपल बात है, एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। तो एक एटम और ये इसके एटम्स अलग होंगे, हाइड्रोजन के एटम अलग, ऑक्सीजन के एटम अलग, ये आपस में कहीं ना कहीं रीअरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं, टूटते हैं, आप आपस जुड़ जाते हैं। जैसे क्या बनता है, मेरा एक दूसरे टाइप का एक अलग कंपाउंड जो है वो बन सकता है ना। केमिकल रिएक्शन के अंदर यही चीज होती है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं डाल्टन ने बहुत पहले कही थी, और जिसको हम आज के टाइम पे केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसके बारे में अच्छे तरीके से स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर फिर हम देखते हैं। तो शुरुआत किसने की, शुरुआत की थी हमारे डाल्टन ने। तो ये इसकी पॉस्टुलेट जो उन्होंने बात है कही थी। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट बात थी बेसिकली हमारे लिए यहाँ पे। तो देखो उनके कुछ मेरिट्स भी थी, काफी सारी बातें इस थ्योरी से निकल के आई थी काफी अच्छी, जिससे केमिस्ट्री को काफी ज्यादा एक आइडिया मिला कि यहाँ पे केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे समझना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका आपको इससे देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। क्या मेरिट्स थी इसकी मेरिट्स थी, द लॉ ऑफ केमिस्ट्री आर नॉट वायलेटेड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहली मेरिट तो क्या थी कि जो आपकी केमिस्ट्री के जो मेन लॉज थे, ठीक है, यानी उस टाइम तक जितने भी लॉ दिए जा चुके थे कहीं ना कहीं, उनमें से अगर देखा जाए तो कोई भी लॉ इससे वायलेट नहीं हुआ था। मतलब कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सभी को कहीं ना कहीं कंसीडर करके चल रही थी। जब थ्योरी दी गई तो सिंपल बात है, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बस बंदा आए और उसने बोला कि नहीं मैं तो ये कहूंगा, पहले जो भी कहा गया वो सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्ली सारे रूल्स जो पहले दिए जा चुके थे उनको फॉलो किया और उसके ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरी को बनाया था। एक चीज, दूसरी क्या थी इसकी, द थ्योरी प्रोवाइड्स अ बेसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होगा, इसके बारे में भी आइडिया आपको यहाँ मिला। बिल्कुल सी बात, जैसे आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि H2 क्या है आपका, ये बेसिकली मॉलिक्यूल होता है ना। ये आपका H2O क्या है, बेसिकली एक आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, तो एलिमेंट किसको कहा जाएगा, कंपाउंड किसको कहा जाएगा, तो उसका जनरल आइडिया बेसिकली मिल गया था। क्योंकि देखो एटम और मॉलिक्यूल एक साथ सुनने वाले वर्ड है और एलिमेंट और कंपाउंड एक साथ आते हैं। तो यही बात है कि हम एलिमेंट्स की बात करते हैं नॉर्मली और एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए। इस थ्योरी ने इसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ओके, जैसे कि H2 क्या है मेरा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मेरा एक एलिमेंट होगा, लेकिन H2 क्या हो जाएगा, वो मेरा एक कंपाउंड में गिना जाएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आती है। ओके, पर देखो वही वाली बात है, कोई भी थ्योरी क्यों ना हो, हर चीज में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आती है। अभी तो वो स्टार्टिंग में दिया गया था ना, स्टार्टिंग की थ्योरी थी मैं मानता हूँ, लेकिन लिमिटेशन भी अच्छी खासी रही थी। हाँ, लिमिटेशन क्या थी इसकी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो सिंपल बात है, आज के टाइम पे हम जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कौन से, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, ध्यान देना। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जाएगा वो यही रहेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप सभी ने सुने हैं क्या मेरे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बेसिकली मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये वो पार्टिकल्स हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एटम के भी अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और आप जानते हो तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बेसिकली मेरे एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनके बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया था। क्योंकि इस बात बिल्कुल सही भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी खोज, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो बाद में थी। डाल्टन थ्योरी पहले दे दी गई थी और बाद में इनकी डिस्कवरी हुई थी और इनके बारे में जानना शुरू किया था। अब ये एटम के अंदर आने चाहिए, है ना। अब देखो डाल्टन ने देखो क्या बोला, अब देखो यहाँ पे डाल्टन ने जो एक रूल बोला था, आप देखो डाल्टन की पहली पॉस्टुलेट, इन्होंने क्या बोला था, जितने भी मैटर है वो छोटे
और इंडिविजुअल पार्टिकल से बनते हैं, है ना, जो कि एटम बोला गया। यानी एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल, उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। सिंपल बात है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? अनडिविजुअल का मतलब ये होता है कि आप उसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अपने आप में सबसे छोटी चीज है। लेकिन एटम के अंदर क्या बोला, जब सब एटॉमिक पार्टिकल खोज लिए गए तो ये वाली बात आई कि आपके पास उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल हो सकते हैं, यानी एटम को और ज्यादा फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। वही मेरे क्या है, तो पहली जो थ्योरी, जो पहली जो पोस्टुलेट दी गया था वो यहाँ पे गलत हो जाता था, ठीक है। तो ये आपका पहली बात थी। दूसरी बात क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स, यानी ये आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताता। आइसोटोप क्या होते हैं मेरे, आइसोटोप और देखो आइसोबास, दो वर्ड हमारे पास आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके, और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। वैसे आइसोटोप्स, एक तो वर्ड होता है मेरे पास आइसोटोप्स, ठीक है, एक होता है मेरे पास आइसोबास, दो चीजें होती हैं, ठीक है। दोनों में क्या क्या है डेफिनेशन, एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके बारे में आगे फर्दर और हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आइसोटोप बेसिकली किसको कहा जाता है? आइसोटोप कहते हैं आप जिनके एटॉमिक मास तो आपके क्या होता है अलग अलग, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो बेसिकली आपके आइसोटोप्स कहे जाते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? देखो किसी एटम की बात करेंगे ना तो ध्यान रखना यहाँ पे एटम के रिगार्डिंग ये दोनों वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि आपका 1H1 1H2 और 1S3, ये क्या है बेसिकली, ये आपके एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है ना। इस तरीके से क्या है बेसिकली आप एटम को रिप्रेजेंट करते हो। जहां पर नीचे का जो नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा एटॉमिक नंबर। 1 क्या है मेरा, ये मेरा एटॉमिक नंबर होता है, ये आपने कहीं ना कहीं 10th या 9th में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और आपका ऊपर जो नंबर लिखा रहता है ये क्या है मेरे, ये है मेरा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एटॉमिक नंबर होता है क्या कि आप जानते हो कि बहुत सारे एटम आपके नेचर में पाए जाते हैं। अब भाई हर एक एटम को क्या है, पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है, ठीक है, कि जैसे कि हाइड्रोजन है उसके लिए बोला है कि ये आपका एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, ठीक है। एक तरीके जैसे आपका रोल नंबर होता है क्लास में, जैसे आप स्कूल जाते हो है ना, तो वहां पर क्या होता है, टीचर हर एक को रोल नंबर देता है ना, 1 2 3 नेम के अकॉर्डिंग रोल नंबर देता है, या जिस भी अकॉर्डिंग वो जाए वो रोल नंबर बेसिकली आपको देते हैं ना, जिससे अटेंडेंस अच्छी और ईजी वे में हो जाती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास एटम्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, हर एक का नाम है हम मानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए क्या हमने हर एक नंबर एटम एलिमेंट को, हर एक एटम को बात करेंगे तो एक नंबर दे दे, क्या उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम का नंबर, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर होता है स्कूल में, सेम वैसे ही यहाँ पर होता है। और देखो वही वाली बात है, अगर हम इंसान है हमारा वजन होता है तो एलिमेंट्स भी तो है, एलिमेंट्स या एटम इनका भी कुछ कुछ वजन होता है, कुछ इनका भी मास होता है। तो ये ऊपर मास जो नंबर लिखा रहता है, ये नंबर रहता है आपका एटॉमिक मास, और नीचे जो नंबर लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ओके। देखिए अब देखो आइसोटोप्स में क्या होता है, देख सकते हो एटॉमिक नंबर तो देखो हर एक का सेम है 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, इनको बोला जाता है क्या, आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। आइसोबास क्या कहते हैं, आइसोबास होता है कि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा, जैसे कि 2He3 और 1S3, मतलब आपको ये वाला एग्जांपल लेता हूं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ध्यान से, आपका एटॉमिक नंबर तो आपको अलग अलग दिख रहा होगा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम, सिंपल बात है, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, दोनों एटम अलग अलग हैं, तो उनके लिए उनका नंबर भी अलग अलग होगा। तो बिल्कुल इसका 1 है और इसका 2 होता है, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से, दोनों का जो वजन है, दोनों का जो मास है वो एक जैसा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास सेम, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके आइसोटोप्स और आइसोबास, और इसी चीज को हम आगे भी पढ़ते हैं और धीरे धीरे करके, ठीक है। लेकिन ये चीज यहां पर आई है तो इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को साथ के साथ पढ़ते रहो, लेकिन आगे का इतना वेट नहीं करना, जो चीज अभी समझ में नहीं आई वो अभी के अभी क्लियर होनी चाहिए, ओके। और इसलिए मैं कहता हूँ कोई डाउट आए तो इंस्टा पे पूछ लिया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ डाउट्स रहते हैं कहीं ना कहीं, भाई हर किसी के होते हैं यार। अभी आपने 10th से आप 11th में आए तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है आपके पास डाउट्स होंगे, और डाउट्स हैं तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट रह सकते हो, ओके। आपको पास इंस्टाग्राम की आईडी है ही, ओके, तो वहां पर मेरे से पूछ लिया करो, ओके। चलिए, और होमवर्क प्लीज सभी लोग करते रहना, जो आपको होमवर्क मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी ये पढ़ी है आपने थोड़ी सी भी, लेकिन इस थ्योरी से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से होमवर्क करते रहना होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारे पास, तो ये दोनों ही बातें, यानी आइसोटोप्स और आइसोबास क्या होते हैं, इनके बारे में जो है मेरे डाल्टन ने कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। तो दोनों वर्ड क्लियर हो गए। तो वही ना कि अगर इतनी डिस्कवरी भी हुई नहीं थी कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, ये डिस्कवरी हुई नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी होनी शुरू हुई, डाल्टन की थ्योरी फेल होती हुई दिखने लगी। इसके अलावा एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म
कंपाउंड। देखो ये बोला गया, हम ये बोलते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं अगर वो मिलते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। ये वाली बात कहीं ना कहीं मेरे डाल्टन ने कहा था, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा जरूरी हो ऐसा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल की बात करते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली ये बोला गया एक सिंपल एग्जांपल में, जैसे कि H2O है ना। अब देखो आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ने वाले हैं। किस रेशियो में जुड़ेंगे, मैं बोलूंगा 2 हाइड्रोजन है और एक मेरे पास ऑक्सीजन है कि 2:1 में, सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं था, क्योंकि ऐसे कई कंपाउंड देखने को मिले थे। जैसे कि अगर बात करूं लेंथिनम 1.5O3.9, ये क्या है आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 2 अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं, आपके एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन देखो ये होल नंबर नहीं जुड़े, ये देखो फ्रैक्शन में या आपके डेसिमल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप कह दो कि केवल होल नंबर में जुड़ने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो डेसिमल फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डाल्टन कुछ नहीं बता पाया, जैसे इसके बारे में बताना शुरू किया जाने लगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन बन गया। इसके अलावा दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स आप जानते हो क्या होता है, तो एलोट्रॉप्स के बारे में भी इस थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया। जैसे अब कार्बन के हम जानते हो 3 एलोट्रॉप होते हैं, आपका डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो इनके बारे में आपके अलग अलग एलोट्रॉप्स कैसे बन पाते हैं एक ही एलिमेंट के, इसके बारे में भी जो है हमारा डाल्टन कुछ भी नहीं बता पाया, तो उसको शांत रहना पड़ा था। तो ये बेसिकली बात है, लेकिन शुरुआत क्योंकि डाल्टन ने की थी, इसलिए बात इसकी इंपॉर्टेंट हमारे लिए थी, और ये पर इसकी पोस्टुलेट्स की लिमिटेशन भी आ जाती है। पर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हमने और डिस्कवरी करी, ठीक है। लोगों को पता है एक्सपेरिमेंट चलते रहे और नई नई चीजों की डिस्कवरी होती गई, और फिर हमने धीरे धीरे जाना क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा जानने शुरू किए कैसे। देखो जो कि पहले इसकी जो सबसे पहली लिमिटेशन थी क्या थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। लेकिन वही ना, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अलग अलग टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट ही सही पर वो करेंगे, और रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कई बार नई नई चीजें मिल जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई थी कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एटम्स के ऊपर और ज्यादा, कि हाँ चलो डाल्टन ने एक बात कही है, ठीक है, ये कुछ रूल्स फॉलो भी कर रहा है, चलो अच्छी बात है, इस पर और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एटम के बारे में और जानना शुरू किया और एटम के ऊपर एक्सपेरिमेट किए, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमें 3 पार्टिकल्स के बारे में जानने को मिला जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं को क्या बोला गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके। और कौन कौन से पार्टिकल थे आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, मुझे 3 पार्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट करते हो, E फॉर इलेक्ट्रॉन और माइनस यानी उसका चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन को P फॉर प्रोटॉन या प्लस, P प्लस का मतलब क्या, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इसको E प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या है, E प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। इसके अलावा एक होता है न्यूट्रॉन, जिसके N के ऊपर 0 लगाते हैं, 0 मतलब न्यूट्रल चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो 3 टाइप के पार्टिकल्स मेरे पास रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, जिसको E से रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है मेरा, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो ये क्या है मेरा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज। ये क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है वो मेरा होता है क्या, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसका 0 लगाते हैं, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ओके। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेरे पार्टिकल्स होते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनकी डिस्कवरी हुई, हमें पता चला कि भाई एटम के अंदर तीनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात थी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है छोटा सा, तो अभी तक आप एटम के बारे में कितना जानते हो, लाइक हाउ मच वी नो अबाउट एटम। तो एटम के बारे में कितना जान लिया अभी तक, अगर मैं बात करूं आपसे पूछूं कि भाई एटम क्या है एग्जैक्टली, और आपको कितना आइडिया लगा, तो आप क्या बोलोगे। देखो अब तक हम क्या क्या जानते हैं, थोड़ी बहुत बातें, कुछ बातें हम समझते हैं। देखो तो एटम के लिए ये कहा जाता है, नंबर 1 बात, कि जो एटम होता है बेसिकली वो कहने के लिए तो क्या सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन डाल्टन ने कहा था। लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम जो होता है वो 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एटम के अंदर बेसिकली होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी P+, इलेक्ट्रॉन E- और न्यूट्रॉन यानी कि N0। ये बेसिकली 3 पार्टिकल्स एटम इन तीनों पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अभी छोटा सा बात याद है कि भाई तीनों पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सवाल है कि कहां पर। ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे कि मान लो आप घर पे रहते हो, अब घर में क्या होता है, बहुत सारे कमरे होते हैं, है ना। हॉल अलग होता है, किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है ना, वॉशरूम अलग होगा, बाथरूम अलग होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, छत अलग होगी, है ना। किसी का बेसमेंट होता है, चलो बेसमेंट भी होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो स्टोर रूम होगा, वो अलग होगा, काफी सारे रूम्स हमारे पास एक घर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब भाई आप कहां पर होगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आप जैसे आप हो, आपका घर है, तो आप हो कि भाई अपने घर में मैं रहता हूं, ठीक है, पर घर में अभी कहां पर हो एग्जैक्टली,
तो ये कौन बताएगा? अब इसके लिए क्या किया था, अलग अलग टाइप के मॉडल्स दिए गए थे, ठीक है। यानी हमारा एटम की एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर तीनों ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सवाल है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं। इसके लिए क्या किया था, फिर अलग अलग मॉडल दिए गए, और वो मॉडल बेसिकली क्या बताते हैं, एटम की स्ट्रक्चर को। जैसे कि आपका घर है, घर की भी एक स्ट्रक्चर होती है, मॉडल दिया जाता है। जैसे कोई घर बनता हुआ कभी भी तो पहले मॉडल देता ना, कि भाई आपका ये इसका ब्लूप्रिंट है, पहले आप देख लो भाई कौन सी चीज कहाँ बननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम घर को बनाएंगे, है ना। इस तरीके से बात होती है। पर हम यहाँ पर उल्टा करने वाले हैं, घर ऑलरेडी बना हुआ है, एटम पहले से ही है, हम सोच रहे हैं उस एटम को दिखता कैसे है, और उसके अंदर ये चीजें, ये तीनों लोग जो रहते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कहाँ कहाँ पर रहते होंगे, उनके कौन कौन से रूम्स होने चाहिए, इसके बारे में क्या है, हमें अलग अलग टाइप के मॉडल्स दिए गए थे। ओके जैसे कि हमारा थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, 4 मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और चारों मॉडल के तहत हमें ये समझ में आता है कि एक्जैक्टली ये तीनों चीजें कहां पर पाई जाती हैं, एक एटम के अंदर कितना पाया जाएगा, कितने नहीं पाई जाएंगी, इन सब के बारे में इसके बारे में बातें करते हैं। क्योंकि भाई वाली बात है ना, एटम के अंदर तीनों चीजें तो हैं। ओके पर देखो अभी तक अगर बात करें तो आप कितना जानते होंगे, चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। एक रफ आइडिया के तौर पे आपको अभी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जब मॉडल पढ़ेंगे आपको एहसास होगा धीरे धीरे करके, हाँ आप धीरे धीरे करके अपने एक्चुअल मॉडल की तरफ पहुंच रहे हो। तो ये बोला जाता है क्या कि आपका जो एटम है उसके अंदर कहते हैं बीच में एक बहुत ही एक सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। बीच में एटम का सेंटर में एक बहुत ही सॉलिड पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कि न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हो, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस एक बहुत ही सॉलिड एक बॉल की तरह मान लो वैसा आपका रहता है, और इसके अंदर देखें तो 2 चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हमारे पास एटम के अंदर तीनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ध्यान रखना उनमें से प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपके बहुत ही छोटे से पार्ट पाए जाते हैं एटम के, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट्स, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस टाइप की थ्योरी दी गई थी, जो काफी एक अच्छी थ्योरी दी गई थी कि आपके पास क्या है, चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस टाइप की थ्योरी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी, रफ आइडिया जो आपके पास होगा। और अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडिया भी आप लेकर चलोगे कि आपका एटम कैसा दिखता है। एटम के अंदर देखो 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कहां कहां पर पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक साथ मिलते हैं हमेशा, ठीक है, जो एकदम एटम के सेंटर पे होते हैं। ध्यान रखना न्यूक्लियस कहां पर होता है, ये होता है सेंटर पे, सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। ध्यान रखना ये आपके एटम के सेंटर पे देखने को मिलता है। तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक साथ मिलेंगे कहां पर, आपके एटम के सेंटर पे। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स में। ये कुछ ऐसे मानो जैसे कि आपका सोलर सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि बीच में तो सन होता है और उसके चारों तरफ मेरे जो प्लैनेट्स हैं वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ओके तो ये थोड़ा सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि एटम कैसा दिखता है, एक रफ आइडिया आपको हमेशा पता होना चाहिए। और हम इस आइडिया तक पहुंचेंगे भी, इससे पहले भी काफी सारे लोगों ने बताया था, और धीरे धीरे करके हम इस आइडिया पे पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम इसको भी क्रॉस कर चुके हैं, तो हम कैसे कैसे आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको आइडिया जरूर लगना चाहिए। ओके तो ये वाली चीज बेसिकली आपके पास यहां पर होती है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। अगर बात करें हमारे मॉडल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि हम 4 मॉडल्स देखेंगे, ध्यान रखना। तो क्या है मॉडल, तो मॉडल के बारे में थोड़ा समझ लो। मॉडल क्या होता है, मॉडल बेसिकली मुझे बताता है कि आपका इस एटम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो इनको कैसे एक्सप्लेन करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, ये कहां मिलेंगे, इसके लिए मॉडल्स दिए गए। तो मैंने आपको 4 नाम बताए थे, ठीक है। कौन कौन से नाम बताए, एक तो बताया थॉमसन, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन मॉडल, ओके। दूसरा मैंने बताया रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तीसरा बताया बोर्स मॉडल, और चौथा और सबसे लेटेस्ट जो आज के टाइम पे चल रहा है वो है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तीनों अगर चारों ही मॉडल की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो सबसे लास्ट में आएगा इस चैप्टर में। ओके पर मैं बता दूं स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, थॉमसन मॉडल से, फिर रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल से। ठीक है, तो एक एक करके क्या है हम हर एक मॉडल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बेसिकली आपके एटम का एक्चुअल आइडिया क्या है। ठीक है, और हमने ये जो डायग्राम बनाया था, जस्ट ये जो डायग्राम है, ये भी डायग्राम है किस बेसिस पर बनाया और कौन से मॉडल के तहत ये डायग्राम बनाया गया था, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डायग्राम आपको थॉमसन ने बताया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। ठीक है, ये 4 अलग अलग मॉडल्स हैं और ये डायग्राम जो बनाई काफी क्लोज है और इजी है समझने के लिए। हालांकि इससे अच्छे मॉडल्स भी दिए गए, जैसे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे लेटेस्ट और सबसे चलने वाला मॉडल है जो आज के टाइम पे चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपडेट रहो इस चीज के लिए भी, क्या भाई पहले स्टार्टिंग कहां से हुई और स्टार्टिंग से आप लेटेस्ट तक कैसे आते हो। ओके क्लियर सभी को। चलिए अब थोड़ा सा क्विज करके देखते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आपने सीखा अभी तक। तो देखो क्विज क्या हमारे पास, आपसे क्विज ये बोल रहा है कि विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, तो हमें ऑलरेडी पता है। देखो हमारे पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों का नाम आप ऑलरेडी जानती हो, है ना। तो कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है, लेकिन पूछा क्या है जो नहीं है। ध्यान दो, एक बार ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर हमेशा कि आपके पास क्या अगर पूछा क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा जा रहा है या क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पूछे जो नहीं होता सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये तीनों तो मेरे पास होते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा तो ये मेरा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल वैसे होता क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ, आगे यूज भी आएगा क्योंकि इस वर्ड का यूज मैं आगे के लेक्चर्स में करने वाला हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो अल्फा ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, इसका सिंबल क्या है, अल्फा पार्टिकल, इस तरीके से इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है मेरा क्या, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। आपका हीलियम क्या एक एलिमेंट है ना, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर वाला पार्ट है, उसको आप क्या है अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये चीज बेसिकली आती है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल रहता है जिसकी बात करेंगे तो जिसके पास 2 और 4 और +2 चार्ज रहता है। इस टाइप से क्या इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप इसके बारे में जानोगे एक एक करके, जैसे आप आगे पढ़ोगे ना आपको सारी नॉलेज हो जाएगी एग्जैक्टली कि एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी जो आपको केमिस्ट्री समझने के लिए जरूर चाहिए ही चाहिए। और इतना अगर अच्छे से कर लोगे ना तो आई गारंटी या जेईई नीट की तैयारी करोगे ना तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि बेसिक ये चैप्टर है। ओके, 11th और 12th का बेसिक में देखें केमिस्ट्री के लिए भी तो ये काफी अच्छा चैप्टर होता है, क्योंकि एटम के बारे में बताने वाला है और एटम ये आप आगे सारे चैप्टर्स में पढ़ने भी वाले हो। तो इससे अच्छा रहेगा कि इस चैप्टर को आप जितना अच्छे तरीके से हो सके, जितना पेशेंस के साथ हो, उतना बढ़िया तरीके से करना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना। ओके, गया सभी को। चलिए, और इसी के साथ बात करेंगे तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना, एंड हमने एक थ्योरी भी समझी जिसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, यानी पूरा नाम कहे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी और उन्होंने बातें बदली। हालांकि वो पोस्टुलेट थी, केवल सोच पे था सब कुछ, लेकिन वही ना सोच भी काफी शानदार इतनी रही कि उन्होंने पूरी केमिस्ट्री बदल के रख दी। और एक केमिस्ट्री को नए तरीके से देखना, या एक सिंपल पदार्थ या एक सिंपल मैटर की बात करें जो नॉर्मली यूं ही हमारे हाथ में रखा रहता होगा, पानी, गिलास, कुछ भी हो, उसको एक अलग तरीके से देखने का नजरिया हमने समझ में आया। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से इन सब पूछ ही सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। ओके, कोई डाउट है जरूर पूछना, कमेंट में बता देना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।